गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास विज्ञान विषय में पहला पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस पार्ट में हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, जैसे पदार्थ की प्रकृति के बारे में। पदार्थ जो है वो कणीय प्रकृति का है, कणों से मिलकर बना है। फिर हमने ये देखा कि उन कणों की भी क्या क्या विशेषताएँ होती है। फिर हमने ये देखा कि उन कणों की विशेष व्यवस्था के कारण पदार्थ जो है वो कई रूपों में, कई अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस। फिर कल के वीडियो में हमने ये भी देखा कि किस तरह से ठोस, द्रव, गैस की जो है वो विशेषताएं होती है पदार्थ के कणों की व्यवस्था के कारण। अब हम ये देखेंगे कि क्या पदार्थ जो है वो अवस्था परिवर्तन कर सकता है। क्या कोई पदार्थ जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठीक है, या ठोस से सीधा गैस, या गैस से सीधा ठोस, इस प्रकार से वो अपने रूप बदल सकता है क्या? तो पदार्थ अवस्था बदल सकता है या नहीं, ठीक है, बिल्कुल आप बताइए, बदल सकता है या नहीं। आप देखते ही हो ना, अगर पानी को हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं तो वो किस अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में। यदि उस बर्फ़ को हम लोग फ्रिज से निकाल लेते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? मेल्ट होकर वापस पानी बन जाता है। इसी तरह अगर हम लोग पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और वाष्प अगर किसी ठंडी सतह से टकराकर संघनित होती है तो पुनः पानी बन जाता है। तो क्या ये रूपांतरण नहीं है पदार्थ का? बिल्कुल, पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल रहा है ना, एक से दूसरे रूप में जा रहा है। लेकिन ये किस तरह संभव हो पाता है, कैसे कर पाते हैं हम लोग? अगर हम लोग किसी पदार्थ की अवस्था बदलना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहला देखिए, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था के ऊपर तापमान को यदि हम लोग घटाएं या बढ़ाएं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, वो देखेंगे हम लोग आज। इसके लिए हम लोग करेंगे क्रियाकलाप 1.12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बर्फ़ को छूता रहे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? बर्फ़ के पास जो है वो थर्मामीटर क्यों लटकाएंगे? ताकि हमें बर्फ़ का जो टेम्परेचर है उसमें कमी या वृद्धि जो भी हो रही है वो पता चल सके। ऐसे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। अब क्या करेंगे, जिस बीकर में बर्फ़ लिए उसको धीरे धीरे हम लोग गर्म करना प्रारंभ करेंगे। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। बर्फ़ अगर पिघलेगी तो ऑब्वियसली या निश्चित रूप से आप लोग जानते हो कि तापमान तो बढ़ा ही होगा। अगर तापमान बढ़ा है तभी तो बर्फ़ पिघली है। तो हमें नोट करना है कि बर्फ़ जब पिघल रही है तो क्या थर्मामीटर के अंदर तापमान जो है वो ऊंचा जा रहा है, पारा ऊपर जा रहा है क्या, तापमान बढ़ रहा है क्या? जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर लें। ठीक है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए और पानी बन जाए फिर भी आप उस समय भी तापमान नोट कर लें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। देखिए, बर्फ़ जो थी वो ठोस थी बेटा, और अभी पानी बन गया उससे, तो किस में आ गया? पदार्थ जो था वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में। तो इसमें जो भी तापमान परिवर्तन हुआ उसको आपको नोट करना है या प्रेक्षित करना है। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। अभी भी उसको जारी रखना है, गर्म करना। पानी बन गया फिर भी उसको गर्म करना है जब तक जल उबलने लग जाए। यानी अब हम लोग द्रव अवस्था से क्या बनाएंगे? वाष्पीय अवस्था में लाएंगे पदार्थ को। अगर और गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था से पानी जो उबल कर किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा, और भाप क्या होती है? गैस होती है। तो अब गैसीय अवस्था में ला रहे हैं हम लोग। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें कि टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा है, जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए, यानी ज़्यादातर पानी जो भाप में परिवर्तित न हो जाए। जल के द्रव अवस्था में से गैसीय अवस्था में, जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। जैसे कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आया था उस समय नोट किया था, वैसे ही द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में आने के दौरान नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, देखिए अब मैंने आपको बताया था ना तापमान का प्रभाव, अवस्था पर तापमान का प्रभाव। अवस्था बदलो यहाँ से होगा कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या कारण रहता है अवस्था परिवर्तन का, वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। कि जैसे ही ठोस के तापमान को बढ़ाएंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा, जो अंदर छोटे पार्टिकल्स हैं ना, कण, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिनको आप अणु परमाणु कहते हो। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेजी से अपनी जगह पर उछलने लगेंगे, मानी कंपन करने लगेंगे। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा, जो आपने नीचे से हीट दी है ना, जो आपने गर्मी दी है, गर्म किया आपने पदार्थ को, उससे जो हीट मिली, जो ऊर्जा मिली है ना, वो ऊष्मा
कहाँ चली जाएगी, कणों के द्वारा अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अवशोषित कर ली जाएगी। कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। एक समय ऐसा आता है जब हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा इतनी अधिक हो जाती है कि वो कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, ये भी तो हमने विशेषता पढ़ी थी कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, उसको तोड़ देती है। अब तोड़ देगी तो क्या होगा, ये कण एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे और मुक्त विचरण करने लग जाएंगे, यानी एक के पीछे एक ये लाइन लगाकर बहने लगेंगे। तो आपको पता है पदार्थ क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। इस कारण कण जो है वो अपने नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो देखा आपने ताप का प्रभाव किस तरह से पड़ा। अब देखिए प्रयोगशाला में इस तरह से उपकरण जमाना है आपको। ये बीकर लेना है, इसमें 150 ग्राम बर्फ़ लेनी है, थर्मामीटर इसमें लटकाना है और टेम्परेचर को नोट करना है। फिर ये लिक्विड बन गया है दूसरी अवस्था में। अब इसको गर्म करते रहना है जब तक ये भाप में नहीं बदल जाए, ठीक है। तो चलो देखें, न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, यानी एक कोई फिक्स तापमान ऐसा होगा थर्मामीटर में जिसके ऊपर जो ठोस है वो पिघलकर किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। तो बेटा इस तापमान को कहते हैं पदार्थ का गलनांक। वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाए क्या कहलाता है, गलनांक कहता है पदार्थ का। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, यानी जितना अधिक गलनांक होगा, कहने का मतलब उस पदार्थ के कणों के मध्य उतना ही आकर्षण बल अधिक होगा, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देते हैं हम लोग वही जो है वो तापमान के रूप में प्रदर्शित होती है। तो हम कह सकते हैं ना कि जितना अधिक गलनांक है यानी उस पदार्थ के कणों के बीच की सामर्थ्य या आकर्षण बल उतना ही अधिक है। बर्फ़ का गलनांक जो है 273.15 केल्विन है। बेटा केल्विन जो है वो तापमान को नापने की जो है ऐसा यूनिट है, ठीक है, ऐसा इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उसकी इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है। केल्विन में नापा जाता है तापमान को। और हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ये जो है वो दूसरी इकाई है तापमान को नापने की। हम लोग सेल्सियस डिग्री में भी नापते हैं और केल्विन में भी। केल्विन स्टार्ट होता है 273.15 से। सहूलियत के लिए हम लोग 0.15 हटा देते हैं और 273 ही गिनते हैं। तो केल्विन कहाँ से शुरू होता है, केल्विन पैमाना लेंगे तो 273 से स्टार्ट होगा। अगर हम सेल्सियस पैमाना लेंगे थर्मामीटर तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। तो हमारे सेल्सियस में 0 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा, केल्विन में 273, ठीक है। तो बर्फ़ का गलनांक आपको पता है 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, जब कोई ठोस जो है पिघलता है और द्रव बनता है तो उसको संगलन कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, गलना या संगलन मतलब पिघलना। तो इस तरह से आपको पता है कि 0 डिग्री तक बर्फ़ जमी रहती है। अगर 0 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो राइज अप होता है या ऊपर चढ़ता है तो फिर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। अब देखा हमने एक चीज़ और, एक अमेजिंग फैक्ट और बताती हूँ आपको, अद्भुत सत्य, ये कि जब तक पूरी बर्फ़ पिघलकर जल बन जाती है तब तक थर्मामीटर में सेम पाठ्यांक रहता है। तो फिर हमने उसको गर्म किया और बर्फ़ जो है वो पिघलकर क्या बन गई, पानी बन गई। फिर भी तापमान क्यों नहीं बढ़ा, जानते हो वो दिया गया तापमान कहाँ चला गया, वो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में उपयोग आ गया, जिसके कारण उनके बीच का आकर्षण बल टूटा कंपन करने से तेज, है ना। तो उन्होंने उपयोग में ले लिया इस तापमान को, उन्होंने अवशोषित कर लिया कणों ने। इस तरह से एक पदार्थ का कुल जो तापमान था वो स्थिर था, है ना। इसीलिए बर्फ़ से जल बनने तक पदार्थ के तापमान में थर्मामीटर में कोई अंतर नहीं आया। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। पूरी बर्फ़ पिघलने तक तापमान नहीं बदला। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। क्यों, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग कर लिया गया। ये कारण है नहीं बढ़ने का। और इसका मतलब क्या होता है इस लाइन का, कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके अपने वश में लेकर के, कहने का मतलब है अगर आपके द्वारा दी गई ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है वो कणों के बीच के आकर्षण बल से अधिक हो जाएगी तो उसको तोड़ देगी, ठीक है ना। उसको तोड़ देगी तो कण स्वतंत्र गति करेंगे, और कण जब तक स्वतंत्र गति नहीं करेंगे, बंधे हुए रहेंगे तो ठोस ही रहेगा बेटा, वो द्रव नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार जो भी ऊर्जा हमने दी वो कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग हो गया। इसीलिए पदार्थ की
गर्म करने पर भी पदार्थ के तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, यानी अंदर कणों के अंदर ये छुपी रहती है। बीकर में कौन सी सामग्री है? बर्फ है, उसके अंदर जो कण है उसमें ये छुपी है, जिसे हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना, बाहर से जो भी ऊष्मा दी जाती है और बीकर की सामग्री में या जो पदार्थ की सामग्री में छुपी रहती है उसको कहते हैं हम लोग छुपी हुई ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय क्या है? देखो, यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए, यानी कोई भी ऐसा तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस पिघल जाए, ठीक है ना, और उस ठोस को पिघलाने के लिए आप जितनी भी ऊर्जा देते हो ना, वही उसकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अंडरलाइन कर लो, ये संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को पूछा जाता है। तो क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक यानी फिक्स ताप पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात 0 डिग्री माने 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन पर मतलब जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि बर्फ ठोस है। अब बर्फ को पिघलाकर जल बनाने के लिए हमने जितनी भी ऊष्मा दी है ना, वो जल के कणों में छुपी है गुप्त ऊष्मा के रूप में। इसीलिए जल की जो है वो बर्फ से अधिक होगी और वाष्प की किससे अधिक होगी? जल से अधिक होगी। इसीलिए गर्म जल के बजाय भाप से ज़्यादा तीखा जलता है इंसान। ओके बेटा, अब यहाँ से करने के लिए बहुत कुछ है आपको, है ना। जैसे संगलन की जो है प्रसुप्त ऊष्मा, उसकी क्या परिभाषा है, और गुप्त ऊष्मा की क्या परिभाषा है। इसके अलावा जो है वो संगलन किसे कहते हैं और गलनांक किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषाएं आपको करनी है, ये प्रयोग करना है। और आगे का पाठ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।